Yes, he says, smiling broadly. So ultimately Sahib says that definitely he would like to join the school. वो कहता है yes, smiling broadly, and while he is making the statement there is a smile on his face. उसके चेहरे के ऊपर एक खुशी है. वो कहता है कि हाँ मैं डेफिनेटली स्कूल ज्वाइन करूंगा अगर एक स्कूल मेरे आसपास में शुरू होगा. A few days later I see him running up to me. Is your school ready? So just after a few days the narrator sees Sahib running up to her. And Sahib this time had been inquiring about the school whether it was ready or not. क्या आपने देखा कि साहिब कुछ दिन के बाद में दौड़ता हुआ नैरेटर के पास में आ गया और उसने नैरेटर से क्या पूछा, इज योर स्कूल रेडी, कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया? आपने कहा था कि आप स्कूल बनाने वाली हैं और मुझे ऑफर दिया था स्कूल में पढ़ने का, तो क्या आपका स्कूल रेडी हो गया? सो दिस वाज रियली समथिंग एम्बेरेसिंग फॉर द नैरेटर. ये बात नैरेटर के लिए बड़ी एम्बेरेसिंग सी थी. It takes longer to build a school. So now the narrator hadn't got any other excuse but to say that the school is not going to be built up overnight. कि अब नैरेटर के पास में कोई और एक्सक्यूज नहीं था ये कहने के अलावा कि स्कूल तुरंत थोड़ी बन जाता है, स्कूल बनने में तो टाइम लगता है. इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल. कि स्कूल क्या कोई हंसी खेल थोड़ी ना है कि आज शुरू किया और आज ही बन गया. इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल. आई से एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट. So definitely there was a kind of embarrassment in the narrator, as the narrator had also made a promise to Sahib that was not meant. कि एक तरीके की घबराहट, एक तरीके का embarrassment था narrator की बात में, क्योंकि narrator ने भी एक ऐसा वादा कर लिया था साहिब से कि जिसका कोई मतलब नहीं था, जो कि insignificant था. क्योंकि नैरेटर को लग रहा था कि शायद उसने भी साहिब से एक वैसा ही वायदा कर लिया जैसा कि ज्यादातर लोग गरीबों से करते हैं, कि वायदा तो कर लेते हैं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता, उसको कभी पूरा नहीं किया जाता. तो उसे लगा कि शायद वैसा ही एक वायदा उसने भी साहिब के साथ में कर लिया है. आई से एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट, बट promises like mine abound in every corner of his bleak world. But further the narrator says that promises like mine abound in every corner of his bleak world. So first you have to understand the meaning of bleak world. Bleak world means an uninteresting world. So since the world of Sahib is a world of the poor, this is why it is completely uninteresting. It hasn't got amusement and pleasures and merriment as we people have got. कि कभी जो है हम टीवी देख रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो हमारे पास तरह तरह के प्लेजर्स हैं जो कि साहिब जैसे गरीब लोगों के पास में नहीं है. तो इसलिए उनकी दुनिया ब्लीक है, उनकी दुनिया अनइंटरेस्टिंग है. तो नैरेटर कह रहे हैं कि प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड. कि मेरे जैसे टूटे हुए वादे, मेरे जैसे ब्रोकन प्रोमिसेस तो साहिब की दुनिया में भरे पड़े हुए हैं. अबाउंड्स का मतलब भरा हुआ होना, कि मेरे जैसे टूटे हुए वायदे तो साहिब की दुनिया में भरे पड़े हुए हैं. ऐसा वो बोलता है, ऐसा वो बोलती है नैरेटर. तो नैरेटर को काफी एम्बेरसमेंट होता है, उसे काफी बुरा लगता है कि उसने भी ऐसा ही एक वायदा साहिब के साथ में कर लिया जो कि पूरी तरीके से इनसिग्निफिकेंट था. After months of knowing him, I asked him his name. Sahib-e-Alam, he announces. So here the narrator says that she has been in contact with Sahib for a long time, and now she wanted to develop this association deeply because she wanted to write an article on the life and times of these people. कि narrator जो है वो साहिब जैसे लोगों के की जिंदगियों के ऊपर एक किताब लिखना चाहती थी, और इसी वजह से शायद वो चाहती थी कि वो उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाने. तो नैरेटर कह रही है कि आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कि काफी टाइम तक उसे जानने के बाद आई आस्क्ड हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा. साहिब-ए-आलम, ही अनाउंसेस. सो साहिब सेज वेरी प्राउडली दैट हिज नेम इज साहिब-ए-आलम, दो ही डज नॉट नो द मीनिंग ऑफ दिस एक्सप्रेशन साहिब-ए-आलम. आलम का मतलब होता है द वर्ल्ड, दुनिया जहान, एंड साहिब मीन्स मास्टर. So far as the meaning of Sahib's name is concerned, he is Lord of the universe. वो दुनिया का मालिक है. अब इस बात पे भी नैरेटर को बड़ा अचरज होता है कि ये आदमी जो एक कूड़ा बटोरने वाला है और एक कूड़ा बटोरने वाले का लड़का है, आखिर किस जस्टिफिकेशन से इसका नाम लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स रख दिया गया, किस जस्टिफिकेशन से इसका नाम साहिब-ए-आलम रख दिया गया. ये बड़ी सोचने वाली बात है. तो देखिएगा, ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स. तो नैरेटर बोल रही है कि साहिब डज नॉट नो वॉट इज नेम मीन्स, कि साहिब को ये पता भी नहीं है कि उसके नाम का मतलब क्या है. ही डज नॉट नो वॉट इज नेम मीन्स. If he knew its meaning, Lord of the Universe, that if Sahib had known the meaning, Lord of the Universe, कि अगर साहिब को ये पता होता कि उसके नाम का मतलब Lord of the Universe है, तो definitely he would have a hard time believing it. तो उसको शायद विश्वास करने में बड़ा वक्त लगता कि आखिर किस जस्टिफिकेशन से उसके माँ बाप ने उसको Lord of the Universe कह दिया, किस जस्टिफिकेशन से उसके माँ बाप ने उसका नाम Lord of the Universe, दुनिया जहान का मालिक रख दिया, जबकि वो तो दर दर का भिखारी है, जबकि वो तो कूड़ा बटोरने वाला है.
तो इसमें यही समझने वाली बात है कि आप चाहे कितने भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन आपके माता पिता आपसे बड़ी उम्मीदें रखते हैं। तो एक कूड़ा उठाने वाले के माँ बाप ने भी देखिए अपने बच्चे का नाम साहिब आलम रखा, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स रखा। तो यही एक सेंटिमेंट है जो यहाँ समझने की जरूरत है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, कि अगर उसे इस नाम का मतलब पता होता तो डेफिनेटली ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसे इसका मतलब समझने में न जाने कितना वक्त लग जाता। Unaware of what his name represents. So as Sahib is completely unaware of what his name represents, as Sahib does not know what his name means. उसको पता ही नहीं है कि उसके नाम का मतलब क्या है, उसे पता ही नहीं है कि उसके नाम का मतलब कितना गंभीर, कितना सीरियस, कितना बड़ा है। तो अपने इस नाम के मतलब से पूरी तरीके से अनअवेयर, अनअवेयर के मतलब बेखबर, अपने इस नाम के मतलब से अनअवेयर होकर ही रोम्स अबाउट द स्ट्रीट्स, वो गलियों में भटकता है विद हिज फ्रेंड्स। और उसके फ्रेंड्स भी कैसे हैं? एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज। उसके फ्रेंड्स भी कैसे हैं? एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, नंगे पैर चलने वाले बच्चों का एक पूरा टोला। आर्मी का मतलब झुंड, कि नंगे पैर, बेयरफुट का मतलब नंगे पैर, नंगे पैर दौड़ने वाले बच्चों का एक पूरा टोला उसकी फ्रेंड सर्किल है। They appear like the morning birds and disappear at noon. So since they are working as rat pickers, they appear like morning birds and disappear at noon. तो उन्हें अर्ली मॉर्निंग ही जो है वो कूड़े के ढेरों तक पहुंच जाना रहता है, क्योंकि अगर उनसे पहले कोई पहुंच गया तो फिर वहां पे कूड़ा बचेगा ही नहीं बटोरने के लिए, तो उन्हें बहुत जल्दी ही वहां पे पहुंच जाना रहता है। तो दिस इज हाउ दे अपीयर लाइक मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपियर एट नून. Over the months, I have come to recognize each of them. So the narrator says that since she has been in contact with them for over a month, she has been able to recognize each of them by name. कि वो जानती है कि देखो ये रजुआ है, देखो ये जो है मुनिरवा है, ये देखो ये दिवाकरवा है, ये देखो ये जो है वो वैसवा है. तो इस तरीके से she knows everybody by name. That is what you have been told here. Why aren't you wearing chappals? I asked one. So children, as you have already been told that the narrator wanted to write an article on the life and times of these children, she wanted to be more and more intimate with them, कि वो उनके बारे में हर एक चीज़ जानना चाहती थी. तो उसने उनमें से किसी एक से पूछा कि why aren't you wearing chappals, कि तुमने चप्पल्स क्यों नहीं पहन रखी हैं. My mother did not bring them down from the shelf, he answers simply. So the child answers simply that his mother does not bring them down. So why does his mother not bring the chappals down? Because chappal is a luxury for them. This is not a routine thing for them. This is something like a luxury कि चलो शादी में जाना तब चप्पल पहन करके जाना, शादी में क्या नंगे पैर जाओगे, अभी ऐसे ही घूमो. तो दिस इज लाइक अ लग्जरी फॉर देम. तो ये उनकी गरीबी के हालात हैं. तो ऐसा एक बच्चे ने कहा. तो अब जैसे ये देहाती बच्चे जो होते हैं तो उनमें एक जो है वो कुछ बोलता है तो दूसरा भी उसी में पिक से बिना पूछे अपने मन से कुछ बोल देता है, तो उसी में एक दूसरा, उसी झुंड में से एक दूसरा भी उसमें ऐड करता है. इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड्स अनदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच. तो देन इन द कंपनी ऑफ साहेब्स फ्रेंड देयर वर सो मेनी बेयरफुट चिल्ड्रन स्टैंडिंग. तो उसी में से एक ने पूछा कि एक ने कहा कि even if his mother does, even if the mother is going to bring the chappals down, he is going to throw them off. कि अगर इसकी माँ इसको चप्पल दे भी देगी तो ये चप्पल फेंक देगा, ये चप्पल पहनेगा ही नहीं, चप्पल फेंक देगा. So this particular statement has been added by another who is wearing shoes that do not match. तो ये बात उस लड़के ने बोली जिसने ऐसे शूज पहन रखे हैं जो दोनों पैरों में अलग अलग पैर के हैं, एक जैसे जूते भी नहीं है, लेकिन बस उसके लिए इतनी बहुत बड़ी खुशी की बात है कि उसने जूते पहन रखे हैं. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. So the narrator just in a joking manner comments upon his feet कि ये देखो ये कैसे कैसे जूते इसने पहन रखे हैं, ये देखो ये दोनों पैर में अलग अलग रजनीकांत बना है, रजनीकांत जैसी लुंगी डांस करना है जो ये अलग अलग पैरों में अलग अलग जूते इसने पहने हैं, रजनीकांत बन रहा है अपने आप को. तो दैट इज प्रोबेबली व्हाट द नरेटर सेड. द नरेटर सेड समथिंग, द नरेटर कमेंटेड समथिंग जोकिंगली एंड देन ही स्टार्टेड शफलिंग हिज फीट. उसने अपने पैरों को आगे पीछे करना शुरू कर दिया, उसने अपने पैरों को शफल करना शुरू कर दिया. शफल करते हैं कि जैसे आगे पीछे करना, जैसे प्लेइंग कार्ड्स वगैरह को शफल करते हैं. I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. And then in the company there is yet another boy who wishes that he might just be able to have a pair of shoes as he has never owned one in his entire lifetime. कि उसी में एक ऐसा बच्चा भी है कि जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी भर कभी जूते पहने ही नहीं. तो वो कहता है कि मुझे काश भगवान की दया से मुझे एक जोड़ी जूते मिल जाएं. तो आप देख सकते हैं कि गरीबी के हालात क्या हैं. Then further the narrator says, traveling across the country I have seen children walking barefoot not only in cities but also on the village roads. The narrator says that while she has been traveling across the city, she has found these kind of children in such a huge number.
and almost everywhere, not only in the villages but also in the cities, everywhere these kind of children are there who have been walking barefoot, who cannot afford to have a pair of shoes or slippers. कि वो कहती है कि ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, की पूरे देश में ऐसे घूमते घूमते मुझे न जाने कितने ऐसे बच्चे मिल जाते हैं कि जिन्होंने केवल जो है वो चप्पलें मतलब जिनके पैरों में चप्पलें तक नहीं हैं। लेकिन जब नैरेटर उनसे पूछती है तो उसमें से कोई भी बच्चा ये नहीं कहता है कि वो गरीबी के मारे चप्पल नहीं पहने हैं। उनके पास अपने एक्सक्यूजेस हैं, क्योंकि वो नैरेटर को आउटसाइडर समझते हैं और नैरेटर के सामने अपने परिवार की बेइज्जती नहीं चाहते हैं। तो दे हैव बीन मेकिंग एक्सक्यूजेस बट द नैरेटर कैन अंडरस्टैंड कि हाँ, ये तो केवल एक बहाना है। इट इज़ नॉट द लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। So that is how the children reply that it is not the lack of money but a tradition to stay barefoot। कि ये जो है ये lack of money नहीं है, बल्कि ये तो एक परंपरा है हमारी, ये तो आदत है हमारी नंगे पैर घूमने की। कि जैसे आप कई बार स्कूलों में भी देखते हैं कि रेस वगैरह होने लगे तो बहुत सारे जो जैसे जो लड़के मिल जाएंगे कि जो तुरंत जूता उतारेंगे और नंगे पैर रेस ट्रैक पे खड़े हो जाएंगे दौड़ लगाने के लिए, जबकि बहुत सारे जो सोफिस्टिकेटेड बच्चे हैं तो बिना जूता पहने नहीं दौड़ सकते हैं। तो कुछ लोगों की आदत होती है, तो वो कहते हैं कि इट इज़ नॉट द लैक ऑफ मनी, इट इज़ ओनली अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। कि ये कोई पैसे की कमी नहीं है, ये केवल हमारी आदत है नंगे पैर रहना। आई वंडर बट द नैरेटर सेज दैट शी डाउट्स ओवर इट। द नैरेटर डज नॉट एक्सेप्ट दिस एक्सक्यूज। शी वंडर्स, शी डाउट्स इफ इट इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। कि ये शायद केवल एक बहाना है एक परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी को एक्सप्लेन करने का, ये शायद केवल एक बहाना है ये परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी को एक्सप्लेन करने का। Fine. I remember a story a man from Udupi once told me. So here, children, in this particular paragraph, the narrator has been telling you an instance that she has been told by somebody. यहाँ पे narrator आपको एक घटना बताती है जो उसको उसके किसी फ्रेंड ने बताया, और वो फ्रेंड कहाँ का था, वो उदुपी। तो उदुपी ये केरल कर्नाटक के आसपास की एक जगह है, वहीं पर रहने वाला एक आदमी था। उसने वो नैरेटर को एक घटना बताई। तो वो कहाँ का रहने वाला था, उदुपी का रहने वाला था। तो उसने नैरेटर को एक घटना बताई। पहले मैं इसको ऐसे ही आपको बताया दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। उसने एक घटना बताई कि जब वो उदुपी में रहता था तो वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा था, और वो छोटा सा बच्चा अपने स्कूल जाता था। तो जब वो स्कूल जाता था तो उसके रास्ते में एक मंदिर पड़ता था। तो वहाँ वो मंदिर के सामने ऐसे रुक करके गॉडेस को ऐसे हाथ जोड़ता था और गॉडेस से प्रार्थना करता था कि गॉडेस मुझे एक जोड़ी जूते मिल जाएं, और फिर वो अपने स्कूल चला जाता था। तो ये जो बच्चा था जिस मंदिर में रुक करके ये प्रार्थना करता था, उस मंदिर का जो पुजारी था वो इस बच्चे का बाप था। तो इस तरीके से ऐसे होता था। फिर ये आदमी जिसने नैरेटर को ये घटना सुनाई थी, ये आदमी फिर कहीं चला गया। फिर उसके बाद 30 साल बाद वहाँ उदुपी लौट करके आया। तो उदुपी में कुछ ज़्यादा तो नहीं बदला था, लेकिन हाँ, उदुपी में इस मंदिर की कंडीशन ज़रूर बदल गई थी। अब ये मंदिर काफ़ी प्रॉस्परस हो गया था। उसके यार्ड में रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स पड़ी हुई थी और काफ़ी सारा अरेंजमेंट था। और अब इन 30 सालों में वो छोटा वाला बच्चा जो था, अब वो बड़ा हो गया था और अब वो पुजारी बन गया था। अपने बाप की जगह उसने ले ली थी, और अब उसके एक बच्चा था। आप समझ गए होंगे कि ये छोटा वाला बच्चा जो प्रार्थना करता था, ये अब 30 सालों में काफ़ी बड़ा हो गया और इसने अपने बाप की जगह ले ली मंदिर में, और ये पुजारी हो गया। और अब इसके एक बच्चा हो गया जो कि स्कूल जाता था और प्रॉपर यूनिफॉर्म में क्लैड रहता था। तो जब इसका बच्चा स्कूल से लौट करके आता था तो गर्मी से हांफता हुआ आता था, उसके बाद उठा करके अपने जूते उते इधर उधर फेंकना शुरू कर देता था। तो ऐसा इस आदमी ने, जिसने नैरेटर को ये घटना सुनाई थी, 30 साल के बाद जब वो वापस आया तो उसने ऐसा होते हुए देखा कि ये बच्चा जो है अपने जूते उठा करके फेंक रहा है, और इसका बाप ये वही है जो कि 30 साल पहले मंदिर में प्रार्थना करता था एक जोड़ी जूते के लिए। लेकिन आज वो अपने बच्चे को ये समझा नहीं सकता है कि हाँ, तुमको ये काम नहीं करना चाहिए। कभी हम इन्हीं चीज़ों के लिए तरसते थे। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, आप ध्यान दीजिए। आई रिमेंबर ए स्टोरी, ए मैन फ्रॉम उदुपी वंस टोल्ड मी एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। कि वो जब स्कूल जाता था तो रास्ते में एक मंदिर पड़ता था, वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट। तो ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल। तो वो बच्चा टेम्पल पर रुक करके प्रार्थना करता था फॉर ए पेयर ऑफ शूज़। और फिर 30 ईयर्स लेटर, 30 साल के बाद, आई विजिटेड हिज टाउन एंड टेम्पल। उसी आदमी ने दोबारा से वहाँ पे विजिट किया। तो टाउन जो है वो तो अब ड्राउंड था, डूबा हुआ था इन एन एयर ऑफ डेजोलेशन। डेजोलेशन का मतलब कि टाउन तो उजड़ा हुआ था, लेकिन मंदिर काफ़ी प्रॉस्परस था। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट। तो ये न्यू प्रीस्ट वही बच्चा है जो 30 साल पहले देवी से प्रार्थना करता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। तो अब उसके कैंपस में रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और तभी अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म वियरिंग सॉक्स एंड शूज अराइव्ड पैंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन द फोल्डिंग बेड। तो उसने
एक बच्चा आया जो पूरी तरीके से यूनिफॉर्म में है और उसने अपना सामान उठा करके फेंक दिया। तो ये बच्चा इसी पुजारी का, जो ये न्यू पुजारी है, इसका बच्चा है। और ये न्यू पुजारी कौन है? जो छोटा था तब मंदिर के सामने एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता था। तो ये जब इसका बच्चा जूते फेंक रहा है और सामान फेंक रहा है तो ये उसको मना तक नहीं कर पा रहा है। तो इस चीज़ को देख करके इस आदमी को ये घटना याद आ गई कि देखो 30 साल पहले ये वही आदमी है जो एक जोड़ी जूते के लिए तरसता था और आज ये अपने बच्चे को सही तरीका नहीं सिखा पा रहा है। Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. तो उसे याद आया कि यही वो लड़का है जो किसी ज़माने में प्रार्थना करता था। अब जब गॉडेस ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसको एक जोड़ी जूते दे दिए, तब अब उसके पास एक नई प्रार्थना है, लेट मी नेवर लूज देम। कि पहले आप एक चीज़ के लिए तरसते हैं, फिर जब वो आपको मिल जाती है तब आप चाहते हैं कि अब वो आपसे छूटने ना पाए। कि आप किसी चीज़ के लिए तरसेंगे, फिर आप चाहेंगे कि वो आपको मिल जाए, तो फिर अब आपसे वो छूटे ना। तो इस तरीके से हमारी प्रेयर्स कभी ख़त्म नहीं होती हैं। तो यहाँ पे नैरेटर कहना क्या चाह रही है कि द गॉडेस हैज़ ग्रांटेड हिज प्रेयर, द यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ प्रीस्ट नाउ वोर शूज। कि गॉडेस हैज़ लिसन टू द प्रेयर्स ऑफ सम पीपल, कि कुछ लोगों की तो प्रार्थनाएं सुनी गई और उनके पैरों में जूते आ गए, लेकिन अभी भी न जाने कितने ऐसे हैं जो शूलेस ही घूम रहे हैं पूरी दुनिया में। बट मेनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। कि अभी भी बहुत सारे हैं कि जो शूलेस ही घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ करने की ज़रूरत है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू आर गोइंग टू सी इन द लाइव एक्सप्लेनेशन।